400 सीटों के टारगेट को अचीव करने के लिए बीजेपी अपने कुनबे में एक एक सहयोगी को जोड़ रही है। पार्टी छोटी हो या फिर बड़ी, ये मायने नहीं रख रहा है। मायने ये रखता है कि उसके पास वोट कितना है। अगर किसी के पास 1% भी वोट है तो बीजेपी उसे मिशन 400 में शामिल कर रही है। महाराष्ट्र में शिंदे अजीत पवार के आने के बाद भी अब एक और नए चेहरे की एनडीए में एंट्री करीब करीब तय हो गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी को मराठी मानुष और हिंदुत्व की राजनीति करने वाले एक फायर ब्रांड नेता की जरूरत है ताकि 48 की 48 सीटों पर चुनाव जीता जा सके। उद्धव के जाने के बाद बने गैप को बीजेपी भर सके और राज ठाकरे अब उस गैप को भरने की तैयारी में है। महाराष्ट्र की राजनीति में अब ठाकरे बनाम ठाकरे की लड़ाई देखने को मिलेगी। एक ठाकरे गए तो दूसरे ठाकरे आ गए। महाराष्ट्र में ठाकरे वर्सेस ठाकरे। महाराष्ट्र में 48 सीटों पर एनडीए की जीत पक्की हो गई। यह तस्वीर महाराष्ट्र में नई सियासी बयार की कहानी बयां कर रही है। इस मुलाकात के साथ ही राज ठाकरे का एनडीए में शामिल होने पर कमोबेश मुहर लग गई है। बस ऐलान बाकी है। उद्धव गए तो बीजेपी ने राज ठाकरे को सेट कर लिया। बीजेपी ठाकरे के खिलाफ ठाकरे को ही मैदान में उतार दी है। ठाकरे वर्सेस ठाकरे की लड़ाई में जीत किसकी होगी? ठाकरे वर्सेस ठाकरे की लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ेगा? क्या राज ठाकरे मराठी मानुष का वोट एनडीए में जोड़ पाएंगे? राज ठाकरे के एनडीए में आने से इंडी को कितना नुकसान होगा? यूपी के बाद महाराष्ट्र दूसरा ऐसा राज्य है जहां लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा है और बीजेपी को 400 का टारगेट अचीव करने के लिए हर हाल में महाराष्ट्र को जीतना ही होगा और इसीलिए बीजेपी महाराष्ट्र में सियासी सर्जरी करने में जुटी हुई है। महाराष्ट्र में बीजेपी 3 नहीं बल्कि 4 पार्टियों के साथ चुनाव लड़ेगी। एकनाथ शिंदे अजीत पवार गुट, रामदास अठावले की आरपीआई और इस गुट में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस भी शामिल हो गई है। वहीं विपक्ष में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की पार्टी के साथ प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी भी है। लेकिन सवाल यह कि राज ठाकरे उद्धव का वोट एनडीए में ट्रांसफर करवा पाएंगे? शिवसेना यूबीटी वाले सीट पर बीजेपी को जीत दिला पाएंगे? इसके लिए आपको एमएनएस की ताकत, उसके पहुंच, कहां राज ठाकरे का होल्ड है, ये समझना पड़ेगा। एमएमआर रीजन में और मुंबई में मोदी परिवार बढ़ाने के लिए राज ठाकरे जी की पार्टी हमारे साथ आती है तो इसका लाभ ही महाराष्ट्र को और एनडीए को होगा। उद्धव भी मराठी मानुष की राजनीति करते हैं और राज ठाकरे की पार्टी का बेस भी मराठी सियासती है। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना 1966 में बनी जबकि राज ठाकरे ने एमएनएस का गठन 2006 में किया। ठाकरे परिवार से आने के कारण राज ठाकरे ने अपनी विचारधारा वही रखी जो संयुक्त शिवसेना की रही, मराठी मानुष और हिंदुत्ववादी, जो बीजेपी को फेवर भी करता है। और राज ठाकरे 2009-2014 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखा भी चुके हैं। राज ठाकरे ने अमित शाह के सामने लोकसभा की 2 सीटों की डिमांड रखी। पहला मुंबई दक्षिण और दूसरा शिरडी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और एमएनएस के बीच मुंबई दक्षिण सीट पर बात कमोबेश फाइनल हो चुकी है। ऐसे में अब मुंबई दक्षिण सीट पर लड़ाई ठाकरे वर्सेस ठाकरे हो सकती है क्योंकि मुंबई दक्षिण सीट पर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने अरविंद सावंत को मैदान में उतारा है। एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है। कहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नारे लगा रही थी 400 पार करेंगे, पर अभी यहाँ पे 200 पार करने में भी उनको पास कॉन्फिडेंस नहीं है और खास करके महाराष्ट्र को लेकर वो जान गए हैं आपने 2 पार्टी तोड़ी, फिर भी जनता आपके समर्थन में नहीं आ रही है। आप सत्ता में जरूर हैं पर सिर्फ सत्ता का भोग ले रहे हैं, जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो उनको लगा कि चलिए अब एक ठाकरे परिवार के पार्टी को ले लेते हैं, ठाकरे सरनेम भी ले लेते हैं और कोशिश करते हैं जनता के बीच में जाएंगे, तो इससे भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है।
सवाल ये कि आखिर एमएनएस ने मुंबई दक्षिण सीट की ही मांग क्यों की और बीजेपी भी देने को तैयार कैसे हो गई, वो भी समझ लीजिए। 2004 के बाद बीजेपी मुंबई दक्षिण सीट से चुनाव नहीं लड़ी है। 2009 में एमएनएस मुंबई दक्षिण सीट पर दूसरे नंबर पर ही और शिवसेना तीसरे नंबर पर। 2009 में कांग्रेस के मिलिंद देवड़ा को 2,72,406 वोट मिले थे, जबकि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस 1,59,721 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं संयुक्त शिवसेना 1,46,108 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। अगर शिवसेना एमएनएस के वोट को जोड़ दें तो यह आंकड़ा 3,05,829 हो जाता है। यानी एमएनएस चुनाव नहीं लड़ती तो 2009 में मुंबई दक्षिण सीट से शिवसेना जीत सकती थी। 2014 में एमएनएस तीसरे नंबर पर रही थी। 2014 में संयुक्त शिवसेना के प्रत्याशी अरविंद सावंत 3,74,250 वोट के साथ जीते थे, जबकि कांग्रेस के मिलिंद देवड़ा 2,46,437 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थे। वहीं एमएनएस 84,588 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रही थी। इस बार एमएनएस के कारण कांग्रेस के मिलिंद देवड़ा चुनाव हार गए। 2019 में एमएनएस लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं कि कैसे शिवसेना के होल्ड वाले सीट पर एमएनएस ने खेल कर दिया। अब बीजेपी एमएनएस के जरिए इस सीट को इंडी गठबंधन से छीनने की तैयारी में है। एमएनएस का अच्छा खासा वोट बैंक है और इसका फायदा मुंबई दक्षिण के लोकसभा सीट के साथ सभी विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी को मिलेगा। अगर जातीय गणित को देखें तो मुंबई दक्षिण सीट पर 70% हिंदुओं की आबादी है, 20% मुस्लिम रहते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले 4.35% हैं, जैन धर्म के मतदाताओं की आबादी 2.1% है, जबकि अन्य 0.52% है। इस सीट पर अनुसूचित जाति की आबादी करीब 6.8% है, वहीं अनुसूचित जनजाति की आबादी 0.8% है। मुंबई दक्षिण ही नहीं, एमएनएस के साथ लेकर बीजेपी मराठी मानुस को साधने की कोशिश में है और महाराष्ट्र में सभी 48 सीटों पर जीत की तैयारी है। एमएनएस की पकड़ मुंबई, ठाणे, पुणे और नासिक में मौजूद सभी सीटों पर है। 2019 में एमएनएस लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ी थी, लेकिन 2024 में एमएनएस के मराठी वोटर और राज ठाकरे के हिंदुत्ववादी विचारधारा से प्रभावित मतदाता किसी का भी खेल खराब कर सकते हैं। जो हाल पशुपति पारस का हुआ, वही हाल भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने वाले अन्य दलों का भी होने वाला है। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि 400 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, ये पूरी तरह से एक दिशाभूल करने वाला नारा है, लोगों के मन को भ्रमित करने वाला नारा है। किसी भी हालत में 2024 में भारतीय जनता पार्टी 200 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी। 2009 के लोकसभा चुनाव में एमएनएस की वजह से मुंबई की सभी 6 सीटों पर बीजेपी शिवसेना गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था। 2009 में मुंबई सेंट्रल वेस्ट सीट पर संयुक्त शिवसेना की 38,387 वोटों से हार मिली थी, जबकि एमएनएस 1,24,000 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रही थी। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट पर बीजेपी 1,74,555 वोट से हार गई थी। वहीं एमएनएस तीसरे नंबर पर रही, उसे 1,32,546 वोट मिले थे। मुंबई साउथ सीट पर 1,59,729 वोट के साथ एमएनएस दूसरे नंबर पर रही। शिवसेना तीसरे नंबर पर पहुंच गई, उसे 1,46,118 वोट मिले थे। मुंबई नॉर्थ सीट पर बीजेपी महज 5,779 वोट से चुनाव हारी थी, जबकि एमएनएस तीसरे नंबर पर रही, उसे 1,47,502 वोट मिले थे। मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट पर बीजेपी 2,933 वोटों से चुनाव हार गई थी। वहीं एमएनएस 1,95,148 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रही थी। मुंबई साउथ सेंट्रल सीट पर शिवसेना 75,706 वोटों से हार गई थी। एमएनएस तीसरे नंबर पर रही थी, उसे 1,08,341 वोट मिले थे।
एमएनएस की पकड़ ठाणे, पुणे और नासिक में भी है और 2009 के आम चुनाव में इसका खामियाजा बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को झेलना पड़ा था। ठाणे सीट पर शिवसेना 49,020 वोट से हार गई थी। एमएनएस तीसरे नंबर पर रही और उसे 1,34,840 वोट मिले थे। 2009 में पुणे सीट पर बीजेपी 25,701 वोट से हारी थी। एमएनएस 75,093 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थी। नासिक में एमएनएस 2,16,674 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि शिवसेना 1,85,251 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर खिसक गई थी। यानी पूरे महाराष्ट्र में करीब 10 लोकसभा सीटों पर एमएनएस की मजबूत पकड़ है और राज ठाकरे का ये वोट अगर एनडीए को मिल जाता है तो महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप करने से कोई नहीं रोक सकता है। और राज ठाकरे हो या फिर उद्धव ठाकरे, दोनों अपनी अगली पीढ़ी के लिए नई जमीन तैयार करने में जुटे हैं। अमित शाह से मुलाकात के दौरान राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे साथ पहुंचे। मीटिंग सियासी थी, लेकिन राज ठाकरे के साथ अमित ठाकरे पूरी बैठक में मौजूद रहे। तो वहीं उद्धव ठाकरे तो अपने बेटे आदित्य को सीएम बनाने की वकालत खुलेआम कर चुके हैं। आणि अमित शाह जे बोलले की उद्धव ठाकरेंनी त्याच्या मुलाला मुख्यमंत्री करायचंय, शरद पवारांनी त्याच्या मुलीला मुख्यमंत्री करायचंय। अहो अमित जी, तुम्ही देशाचे गृहमंत्री आहात, निदान समजून घ्या। पहिल्यांदा लोकसभेची निवडणूक येणार आहे, लोकसभेमध्ये निवडून आला तर मुख्यमंत्री नाही होत, विधानसभेत निवडून आला तर मुख्यमंत्री होतो। बरं, मला करायचं आदित्यला मुख्यमंत्री, तुम्ही निवडून दिला तर होणार, जनतेने निवडून दिलं पाहिजे। कारण महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्री पद म्हणजे क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाचं अध्यक्षपद नाही, जसं तुम्ही फोन करून जयशाला बसवलं। राज ठाकरे को भी महाराष्ट्र में बेटे को राजनीति में लॉन्च करने के लिए एक सियासी बूस्टर की जरूरत है और बीजेपी को 48 सीटों पर जीतने के लिए वोट की जरूरत है। अब विधानसभा चुनाव में एमएनएस का असर कितना है वो भी समझ लीजिए। 2009 में एमएनएस अपने डेब्यू चुनाव में ही विधानसभा की 13 सीटें जीत ली थी, जबकि एमएनएस के कारण बीजेपी और संयुक्त शिवसेना गठबंधन को ठाणे, मुंबई, नासिक के 11 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। शिवसेना के गढ़ मुंबई में एमएनएस को 24% वोट मिला था और मुंबई के अलावा नासिक एमएनएस का सबसे बड़ा गढ़ है। 2012 में नासिक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में एमएनएस ने न सिर्फ शिवसेना से सत्ता छीनी बल्कि उसे तीसरे नंबर पर धकेल दिया। 2012 से 2017 तक नासिक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर एमएनएस का कब्जा था, जबकि 2017 में बीएमसी के चुनाव में भी एमएनएस के 6 कॉरपोरेटर चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में वो शिवसेना में शामिल हो गए। यही कारण है कि बीजेपी एमएनएस को दरकिनार नहीं करना चाहती है। मराठी युवाओं में राज ठाकरे की पकड़ है और हिंदुत्व का नया चेहरा है राज ठाकरे, और बीजेपी राज ठाकरे के जरिए ही उद्धव के जाने के बाद बने सियासी गैप को भरने की कोशिश में है।